गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी तथा उसके उद्गार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी है क्या। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार में तरल पदार्थ जिससे हम लोग मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्मा किससे कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार में तरल पदार्थ जिससे हम लोग मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर उठने के लिए पृथ्वी की कमजोर ऊपर पट्टी वाले स्थान से बाहर निकलती है। यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उससे ऊपर उठने के लिए जो पृथ्वी की कमज़ोर पट्टी होते हैं, ठीक है, तीनों पट्टियों में से जो ऊपर पट्टी का जिस भाग में कमज़ोर मिलता है उसी भाग से वो बाहर निकलता है। ठीक है, ऊपर पट्टी पर खुला एक ऐसा क्षेत्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। ठीक है, यानी ऊपर पट्टी पर खुला एक ऐसा क्षेत्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। मैग्मा के सतह पर पहुंचने पर उसे लावा कहते हैं। ठीक है, जब वो मैग्मा के सतह पर पहुंचते हैं तो उस समय उसका नाम बदल के लावा हो जाता है। ठीक है, कोई बार ज्वालामुखी की शुरुआत धीमी होती है जो बाद में विस्फोट रूप में तब्दील हो जाती है। इस प्रकार हम लोग ज्वालामुखी उद्गार के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें इसके बचाव। ठीक है, भूकंप किसी प्रकार की चेतावनी नहीं देता, लेकिन अधिकतर ज्वालामुखी अप्रत्यक्ष चेतावनी देते हैं। कभी कभी पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के अत्यधिक दबाव से भाप और गैस पृथ्वी से निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी भूकंप जब कभी होता है तो वो किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं देता, वो अचानक होने लगते हैं। लेकिन कभी कभी पृथ्वी की सतह से मैग्मा के अत्यधिक दबाव से भाप और गैस पृथ्वी से निकलने का प्रयास करते हैं और कभी कभी कंपन महसूस किया जाता है और गर्म झरनों के जलों का तापमान बढ़ जाता है। तब हमें पता चलता है कि अभी ज्वालामुखी आने वाला है। अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर हम एक मानचित्र का निर्माण कर पृथ्वी के क्षेत्रों को भविष्य में ज्वालामुखी उद्गार से प्रभावित होने से वाले क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चेतावनी और मानचित्र आपदा प्रबंधन और सुरक्षित निकास प्रणाली में मदद कर सकती है। इस प्रकार की चेतावनियों और त्वरित निकास से बृहद पैमाने पर जान माल की हानि को टाला जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चेतावनियों और त्वरित निकास से बृहद पैमाने पर जान माल की हानि को टाला जा सकता है। तो पूर्वानुमान के आधार पर ही हम उस जगह से हट जाते हैं और यदि वैसे ज्वालामुखी वाले क्षेत्र होते हैं तो उसको मानचित्र से इंडिकेट करके उस क्षेत्र में रहने के लिए लोगों को मना करके हम कुछ हद तक बच सकते हैं। इस प्रकार की चेतावनी और मानचित्र आपदा प्रबंधन से सुरक्षित निकास प्रणाली की मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक आपदाओं से क्या करते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, अब देखो चक्रवात। ठीक है, चक्रवात एक निम्न दाब क्षेत्र है जो उच्च दाब क्षेत्रों के चारों ओर से घिरा होता है। ठीक है, चक्रवात एक निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं जो चारों ओर। चक्रवात कब होता है? जब बीच में निम्न दाब होते हैं और उसके चारों उच्च वायु दाब होते हैं। ठीक है, इसका परिणाम यह होता है कि चारों ओर से हवाएं चक्रवात के केंद्र की ओर बहती है और जितने भी उच्च दाब हवा वाले चारों ओर की हवाएं हैं वो निम्न दाब की ओर क्या करती है, अग्रसर होती है और जो चक्रवात की आँख कहलाती है, जो चक्रवात की क्या कहलाती है, आँख कहलाती है। ठीक है, अब देखो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखो समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भी उच्च दाब और निम्न दाब का खेल है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भी
दोनों का खेल है। भारत का उत्तर पश्चिम भाग समशीतोष्ण चक्रवात का अनुभव करता है। तो हम जानते हैं कि भारत का उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है, यानी राजस्थान गुजरात तरफ, ठीक है, पंजाब राजस्थान गुजरात, वो कौन सा क्षेत्र में आता है, वो समशीतोष्ण चक्रवात का अनुभव कराता है। और वो इससे समशीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं वो भारत के लिए, जिसमें कम वर्षा होती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेहद हिंसक एवं जानमाल को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। लेकिन बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं जानमाल की बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण चक्रवात की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका दबाव बहुत ज़्यादा होने के कारण हवाएं बहुत तेज चलती है। और इस प्रकार के चक्रवातों की उच्चतम गति, तो याद रखोगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो चक्रवात की गति क्या होता है, 180 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिससे फसल, पशु, संपत्ति और जीवन की बृहद पैमाने पर हानि होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले जो चक्रवात होते हैं उसका औसत वेग छोटी होने के कारण उसका वेग बहुत तीव्र गति से होती है और उसकी गति 180 से 380 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से होते हैं, ठीक है। अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसको विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में हम लोग का किधर टाइफून, तथा उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विश्व के विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में उसे टाइफून कहा जाता है, तो उसी को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा चक्रवात आता है, तो हरिकेन, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा चक्रवात आता है, तो टाइफून। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों में होती है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों में होती है। यहाँ उत्पन्न होने वाले कुल चक्रवातों का 80% चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी तट से टकराता है। तो यहाँ के जितने भी 80% क्या चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश यानी भारत के पूर्वी तटीय भागों में ही टकराती है। और 9 मई 1990 को आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवात आया था, जिससे वायु की गति 225 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसमें लगभग 600 लोगों की जानें गई और 30,000 लोग बेघर हुए और 90,000 पशुओं की मौत हुई और लगभग 1,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। ये सब जो आंकड़ा दिया है, ठीक है, 1990 में जो एक चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट पर आया था, उसमें उसका वेग कितना था, 225 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। और इसमें 600 लोगों की जान, 30,000 लोग बेघर, 90,000 पशुओं की मौत तथा लगभग 1,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। ये लगभग एक अनुमानित डेटा है, एग्जैक्ट ये भी नहीं है, ठीक है, इससे अधिक हुआ होगा, ये एक अनुमानित डाटा है, ठीक है। अब फिर देखो 29 अक्टूबर 1999 को आए भारत के सबसे तेज चक्रवात ने, जिसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे थी और ओडिशा के 10 तटीय जिलों को सिर्फ 8 घंटे में तबाह कर दिया। इसमें 10,000 से अधिक लोग बेघर हुए तथा लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। तो देखो भारत में अभी तक 2 को बहुत बड़े चक्रवात आए थे, एक 9 मई 1990 को आंध्र प्रदेश के तट पर और दूसरा 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट पर। ये 2 बहुत भयानक चक्रवात आए थे, तो दोनों में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी, ठीक है। तो 1990 में जो आया था उसका स्पीड 225 से 50 के बीच था, जबकि 1999 में आए चक्रवात की गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे थी। और ये उड़ीसा के तट पर आया था और वे आंध्र प्रदेश के तट पर आया था, ठीक है। यानी याद रखोगे भारत के जो पूर्वी तट हैं उसी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। अब चक्रवात से बचने के उपाय, ठीक है, चक्रवात से बचने का उपाय।
चक्रवात से बचने का उपाय। किस तरह से हम सावधानियाँ बरत सकते हैं चक्रवात से बचने के लिए, ठीक है। तो देखो, रेडियो और टेलीविज़न पर नियमित समाचार सुने, ठीक है। तो चक्रवात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रेडियो और टेलीविज़न पर नियमित समाचार सुने। चक्रवात की चेतावनी मिलने पर सूचना अपने नज़दीक निवास करने वाले अन्य लोगों तक ही पहुंचाएं, ठीक है। हमेशा न्यूज़ चैनल का प्रयोग करें, पेपर, पत्रिका। आजकल तो तरह तरह का टेक्नोलॉजी आ गया है, किसी न किसी माध्यम से समाचार का जानकारी लेते रहें। यदि इस तरह की चक्रवात आने की संभावना होती है तो अपने आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इसकी विशेष जानकारी दें। बचाव के लिए सुरक्षित जगह और वहां तक पहुंचने के लिए नज़दीक मार्ग का पहचान करें, ठीक है। तो बचाव के लिए सुरक्षित जगह और वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, बचाव के लिए हम सुरक्षित जगह का चूज करना चाहिए, या तो गवर्नमेंट को सूचना करनी चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए जगह का अपना रहने के लिए विशेष स्थान दे देंगे और उसे ले जाने आने की सुविधा भी ये कर देंगे, ठीक है। आपातकाल के लिए आवश्यक दवाएं और अन्य सामग्री इत्यादि तैयार रखें। तो आपातकाल की स्थिति में कुछ दवा का इत्यादि का तैयारी करके रखें, ठीक है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन टेलीफोन नंबर और पते अपने पास रखें। तो वैसे स्थिति में सरकार का टेलीफोन नंबर, जो आपातकालीन टेलीफोन नंबर होता है, उसका नंबर हमेशा साथ में रखें, ताकि वैसे सूचना मिलने के बाद वो तुरंत उसे कॉल करके उसकी सहायता के लिए बुलाएं, ठीक है। यदि कुछ घटना हो भी जाता है तो उस सहायता केंद्र को फ़ोन करके उसे अपनी सहायता के लिए बुलाएं, ठीक है। आवश्यक मात्रा में खाद्य पदार्थ और पीने का पानी सुरक्षित स्थान पर अवश्य रखें। तो जिस स्थान पर वो चले जाते हैं वहाँ पर आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न रखें तथा पानी रखें, और इस प्रकार से हम चक्रवात से बच सकते हैं। यानी सबसे बड़ा इसमें फैक्टर आता है कि न्यूज़, पेपर, पत्रिका, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का प्रयोग आज के समय में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस सब को हम लोग गलत दुरुपयोग नहीं करें, बल्कि इससे समाचार न्यूज़ का हमें डेली न्यूज़ ज़रूर देखें, ठीक है। डेली न्यूज़ का प्रयोग करें, पेपर पत्रिका का पढ़ें, उसके माध्यम से हमेशा देखते रहें। मौसम जब भी चेंज होता है, मौसम विभाग का न्यूज़ के बारे में ज़रूर देखें, ताकि हम अपने इस तरह से कोई भी अचानक चक्रवात आने वाली घटनाओं से बचने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखो, बाढ़, ठीक है। भारत को बाढ़ का सामना प्रतिवर्ष करना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आती, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और उसके किनारे, समुद्र या नदी के किनारे में रहने वाले लोगों की जान माल की होती है, बहुत जान माल की क्षति होती है। तो भारत को प्रतिवर्ष हम जानते हैं बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी में आती है बाढ़, उधर से गंगा जमुना की बारिश, तो बिहार, यूपी में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बिहार में और एक नदी, जो कोसी नदी आती है, नेपाल की ओर से आती है, जो उत्तर बिहार की ओर से नेपाल होते हुए आती है, वो कोसी नदी, और इधर से गंगा नदी, ये दोनों के प्रकोप के चलते बिहार को सबसे ज़्यादा बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उधर हम लोगों का उत्तर पूर्वी भाग में भी जैसे ब्रह्मपुत्र का बाढ़ का पानी का सामना करना पड़ता है, उधर असम, अरुणाचल प्रदेश तरफ, ठीक है। इधर दक्षिण भारत में भी कुछ गोदावरी, कृष्ण में भी कभी कभी बाढ़ आ जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं लगभग बीच बीच में हमें बाढ़ का। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो मध्य भारत, यानी जो उत्तर भारत, मध्य भारत, इस सब में बाढ़ों का सामना करना पड़ता है। उसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस सब में बाढ़ का ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। अत्यधिक वर्षा के कारण नदी के जल की मात्रा अचानक वृद्धि हो जाती है, इसीलिए नदी अपने किनारों को तोड़कर मैदानों में बहा देती है। उत्तर और मध्य भारत की नदियों में मानसून के दौरान ज़्यादातर बाढ़ें आती है। तो हम तुम लोगों को पहले ही बोल दिए कि मध्य भारत और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मानसून के कारण ज़्यादा बारिश होती है, तो बाढ़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। भारत में समुद्री तटीय क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वी तट पर चक्रवात के कारण बाढ़ें आती हैं। हाँ, तो कुछ ये भी अन्य कारण है कि चक्रवात के कारण भी कभी बाढ़ आती है। नदी तल में अत्यधिक गाद, यानी सिल्ट का जमाव, नदियों का अपना मार्ग बदल देना, गैर वैनीकरण इत्यादि बाढ़ के कारण हो सकते हैं। तो कारण ये भी है, देखो, जब अत्यधिक मात्रा में मतलब बाढ़ आने का
अत्यधिक मात्रा में जो बाढ़ आता है उसका रीज़न सिर्फ बारिश और मानसून ही नहीं होता है, ठीक है। मानसून के कारण जो बारिश होता है वही नहीं होता है, कभी कभी चक्रवात के कारण भी बाढ़ आता है। चक्रवात के कारण इतना तेज़ हवाएं चलती है तो नदियों में जमे जो गाद या सिल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जब चक्रवात चलते हैं तो नदियों का डायरेक्शन चेंज होकर दूसरी ओर नदी का मुहाना मुड़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो चक्रवात भी उसका एक प्रमुख कारण है। अब देखो सावधानियाँ, बाढ़ से बचने के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए तथा सरकार से क्या सहायता मिलती है उसके बारे में भी चर्चा। सरकारी सहायता भी मिलती है, हमें अपने भी सजग रहना चाहिए, ठीक है। बाढ़ से सुरक्षित स्थान अथवा निवास से नज़दीक ऊंचे स्थान पर पहुंचने का मार्ग ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो बाढ़ से बचने के लिए सबसे पहले हमें ऊंचा स्थान जाने का प्रयास करना चाहिए या जाना चाहिए। आपातकालीन वस्तुओं जैसे कि रेडियो, आवश्यक दवाएं, टॉर्च तथा बैटरी, वाटरप्रूफ थैले, छाते, डंडे और रस्सी, मोमबत्ती और माचिस इत्यादि तैयार रखना चाहिए। तो इतना आपातकालीन के कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जब हम अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, बाढ़ से बचने के लिए किसी ऊंचे स्थान में जाते हैं, तो उस समय हमें रेडियो का, आवश्यक दवाएं, टॉर्च, बैटरी, वाटरप्रूफ थैले, छाते, डंडे, रस्सी, मोमबत्ती, माचिस ये सब अवश्य रहना चाहिए, ठीक है। फिर देखो स्वच्छ जल का स्टॉक तथा सूखे भोज्य पदार्थ की सामग्री अवश्य तैयार रखनी चाहिए। तो वैसे परिस्थिति में हमें स्वच्छ जल और जो हम लोग का ड्राई फूड होता है उसका सामग्री तैयार रखनी चाहिए। कपड़े, फिर कीमती सामान, व्यक्तिगत कागजात और आवश्यक दवाएं वाटरप्रूफ थैले में रखनी चाहिए। तो कपड़े, कुछ कीमती वस्तुएं, अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं और आवश्यक दवाएं तथा वाटरप्रूफ थैले में रखनी चाहिए। जल निकास प्रणाली को अच्छी तरह से ढक देना चाहिए जिससे बाढ़ का पानी घर में न आए, ठीक है। तो जल निकास प्रणाली को क्या करना है, अच्छी तरह से ढक देना चाहिए जिससे बाढ़ के पानी घर में न आए, ठीक है। उसी तरह से देखो पॉइंट नंबर 6 में फिर दिया हुआ है, बिजली की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए। जिस समय बाढ़ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उस समय बिजली कट ऑफ कर देनी चाहिए। बाढ़ के दौरान पानी उबाल कर पीना चाहिए, ये भी है। आसपास के क्षेत्रों को संक्रमण से मुक्त रखना चाहिए और बाढ़ के पानी में प्रवेश करने से जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए, बिजली बंद करना चाहिए, बाढ़ के दौरान पानी उबाल के पीना चाहिए, आसपास के क्षेत्र संक्रमण मुक्त करना चाहिए तथा बाढ़ के पानी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग आज बाढ़ के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे सूखा के बारे में, ठीक है। कल हम लोग